आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स। हरियाणा की हड़प्पा साइट राखीगढ़ी में एक जगह मिली है जिसको हम कहेंगे, जिसको ढूंढा है अमरेंद्र नाथ ने, जो है मिथल, जो कि भिवाना और परवाना रोहतल के पास, और वहीं बनावली, कुनाली और भिराना, ये सब साइट्स मिली हैं राखीगढ़ी के पास। वहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के पास जो भिराना मिला है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के पास, ये सब घग्गर भाखड़ा नदी के पास है। भिराना न्यूज में क्यों है? क्योंकि वह कार्बन डेटिंग उसमें जब देखी गई तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसके जितने भी सामान मिले वो सब 7570 से 6200 बीसी से भी बहुत ज्यादा पुरानी थी। यह पिट ड्वेलिंग से होकर हड़प्पा तक से मिली जाती हैं, मतलब बहुत पुरानी है। मेहरगढ़ी की डांसिंग गर्ल जैसे कि आकृतियां भी यहाँ पे पाई गई हैं। इसमें हड़प्पा का ओरिजिन भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे हड़प्पा की भी चीजें थी। वाटर फिल्टर, सैंड, ग्रेवल्स, चारकोल, ये सब पानी पीने के लिए यूज किए जाते थे। वाटर रिजर्वेशन मिल रहे हैं यहाँ पे, काफी सारी चीजें मिल रही हैं। और ये इसको बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी है। फिर आए जो स्तूप होते हैं 3 प्रकार के, एक सरिस्का, एक परी भौगिका, फिर तीसरा होता है उद्देशिका। जो सरिस्का होता है, इसमें बुद्ध के जितने भी सारी चीजें होती हैं उनके मन महानुभाव यानी कि उनकी राख रखी जाती है। वहीं जो परिभौगिका है, इसमें जितने भी उनके गुरुज होते हैं, बुद्ध के खड़ाऊ और ये सब इन चीजों की सब रखे जाते हैं, खड़ाऊ सामान ये सब। और जो उद्देशिका होती है इसमें सिंबल्स रखते हैं, ये मतलब एक सिंबॉलिक की तरह होती है, इसमें कुछ रखते नहीं है। ठीक है, फिर इसमें जो होता है, इसकी न्यूज में क्यों है? क्योंकि गुजरात के अरावली जिले में होली देव में मोरी के रिलाइज और बुद्धा में यहाँ पे जगह मिली है जो बुद्धिस्ट साइट है, और उसमें स्तूपा भी हैं जो श्रीलंका में भेजे गए थे, वहीं देव मोरी में दिखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरी में काफी ये बहुत ज्यादा फैल गया था, इसमें बताया जा रहा है इसकी चीजों को देख के। वहीं इंडिया में पिपरिवा एंड रिलिक्स मिले हैं जो 127 ईयर्स बाद भारत में लौटे हैं। इसको पीएम भी देखने गए हैं। 1898 में विलियम क्लैक्सटेक ने इनको ढूंढा था, और इसमें 20% जेमस्टोन अपने यहाँ से हमारे भारत से लेके चले गए थे। वो अब दोबारा भारत में आ चुके हैं। 3 प्रकार के स्तूपों के अवशेष इसमें मिले हैं। इसमें शाक के क्लेन कपिल वस्तु से बनवाए थे। वहीं जब बुद्ध का हिस्सा इनको मिला था तो इसमें ये सब चीजें जो है ब्रह्म लिपि पे लिखी गई हैं। लखनऊ का जो वाजिद अली शान जो है, इसमें ये 11वें आखिरी नवाब थे अवध के, जिनको अंग्रेजों ने इनको हटा दिया था कलकत्ता के। इसमें इनके एलेक्स मिले हैं। केशर बाग इन्होंने बसाया था। पैन मेमिया अख्तर में कलकत्ता में, इसमें ईस्ट मिनी लखनऊ को भी बसाया था। एक्सपर्ट थे बहुत ज्यादा सितारों काठी में। ओपन एयर जू बनवाया था इन्होंने, चिड़ियाघर जो बहुत पुराने टाइम पे इन्होंने चिड़ियाघर बनाया था पहले। वहीं यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स के नेटवर्क को 2004 में, इसमें 7 फील्ड्स है, इसमें क्राफ्ट्स हैं, फोल्क आर्टिस्ट हैं, डिजाइन्स हैं, रेस्टोनॉमी है, लिटरेचर है, म्यूजिक है, मीडिया है, आर्ट्स है, इन सब चीजों की चीजें मिलती हैं। भारत में इसकी 9 साइट्स हैं और 9 शहर भारत के इसमें नेटवर्क में आते हैं। म्यूजिक में हमारे भारत की 3 जगह हैं, बनारस, चेन्नई, ग्वालियर। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हमारे भारत के हैं जयपुर और श्रीनगर। गैस्ट्रोनॉमी में है हैदराबाद और लखनऊ, जिसको रिसेंटली इसको हैदराबाद को शामिल किया गया है। वहीं मूवी जो है, मुंबई सबसे 8 नंबर पे आती है। लिटरेचर जो है, जो कालीकट जो कोझिको में आता है। वहीं संत रविदास जो शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ज्यादा मानते थे, ये चमार थे। इनको बेगमपुरा में बेगम का पुरा इन्होंने मतलब नाम रखा था, बेगमपुरा का नाम, यानी कि जहाँ पे कोई भी गम ना हो। वहीं इन्होंने 41 कविताएं लिखी हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई, जिसमें पीएम ने डेरा सचखंड पंजाब में जलंधर में रसिया मूवमेंट का हेडक्वार्टर था, वहाँ ये सब चलाया करते थे। ये जलंधर का नाम इन आदमपुर को हटा के इसमें रवियार दास रख दिया गया है, और वहाँ पे इस नाम का एक एयरपोर्ट भी बना दिया गया है। 2000 साल पुराने इजिप्ट में थॉम्स मिले हैं, टॉम्स में। वहीं नील नदी के पास अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन जो तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा प्लस संस्कृत भाषा में। ब्राह्मी में 1837 में जेम्स प्रशन ने भी इस पर हिस्ट्री में बताया था। वहीं इन्होंने के बारे में बताया था, और ये यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि उस टाइम भारत में ट्रेड हो रहा था। एशियन हिस्ट्री खोज जो भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये भारत का मैप है। सबसे पहले जो है इस सबसे पहले जिसमें आते हैं कलाकार भृगु कच्छ जो यहाँ पे होता था। फिर लोथल और भोगावो, ये जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह थी। फिर सोपरा, फिर मोजेरंगुन जो कि चेर वंश का था। फिर कोरकाई जो पांड्य का था। फिर पुहार जो चोल का था, इसको कावेरी पट्टनम बोलते हैं। फिर अरीन कोमदू जो कोदुकू भी बोलते हैं इसको, महाबलीपुरम, मसूलीपट्टनम, ताम्र लिट्टी, ये सब इसके पार्ट्स थे।
श्रीनगर जम्मू कश्मीर के वेस्ट में यहाँ पे जिहारनपुरा बोथ साइड मिली है जो बारामूला में है। कुषाण में इसमें एविडेंस मिले हैं। कुषाणों की पेशावर पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। कश्मीर में इसका हब था। बुद्ध का ये भी पता चलता है कि वहाँ पे बुद्ध के बारे में था। फिर आता है सोमनाथ टेम्पल जिसको बनवाए हुए इसके आधुनिक जो आविष्कार कराए हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा करंट अफेयर में आया है। गुजरात में के देवरत में है और ये महमूद गजनवी ने इस पे रेड मारी थी और उसको तोड़ दिया था। भद्रकाली मंदिर अभिलेख मिला है 1169 का यह दिख रहा है। वही मंदिर भी बनाया गया है। ये जो है कि यहाँ पे गुजरात के इस साइड पे है बिल्कुल। गिरनाथ सोमनाथ गिर सोमनाथ मंदिर जो है यहाँ पे पाया जाता है। ये बहुत बार टूटा, बहुत बार बनाया गया। इसमें एटर्नल शाइल इसको कहते थे क्योंकि इसमें 17 बार इसको तोड़ा गया, 18 बार बनाया गया। वह भावप्रति का नाम इसमें बताया गया है। वही इसको तोड़ा जो लोग बेगाडो औरंगजेब इन लोगों ने तोड़ा था, बनवाया इसको चंद्र रावण और कुमारपाला और जुदासमा एक प्रकार की जाति थी, उन्होंने बनवाया। वल्लभ भाई पटेल इन सब ने बनाया। यहाँ के ध्वज में लाइन बनाओ तो वो डायरेक्ट अंटार्कटिका से जाके मिलती है। सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आधुनिक पुनरुद्धार किया गया है इसका। यह संकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। ये नागर शैली में बना हुआ है पूरा का पूरा। ये कैलाश महेमपुर प्रसाद वास्तुकार प्रशंकर सोमपुरा में थे। वहीं यह प्रसाद योजना के तहत बनाया। यदि सरकार केंद्र सरकार इसमें यहाँ पे 100% वित्त देती है और ये पंचायतन नगर शैली का एक सब टाइप है। वहीं यूनेस्को में नहीं है। इसमें हिरण कपिला सरस्वती नदी के संगम पर बना है। गुजरात में सोलंकी और चालुक्य राजा भीमदेव वन और कुमारपाल ने इसको वन वन और वन टू में बनवाया था। उस वर्ष में 2014 से 15 की जो एक स्कीम थी प्रसाद योजना के तहत इसको बनवाया गया है। पीएम द्वारा लगातार इसमें बहुत ज्यादा उद्घाटन होते रहते हैं, जैसे सोमनाथ सुदर्शन पथ इन सब का। यह 2 से 3 सांस्कृतिक विरासत पर जोर देता है। इसका नोडल मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय है। धार्मिक आध्यात्मिक स्थल विकास किया गया। 100% फंड पर इसको केंद्र देता है। पहले प्रसाद था, अब 2017 में हेरिटेज बन गया है, प्रसाद बना है। वहीं प्रसाद पिलग्रिम इसकी पूरी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्रीमलेशन एंड ड्राइव्स फोकस करते हैं तीर्थ यात्रा पे, धार्मिक स्थल पर सुविधा नाम का विकास करते हैं, शौचालय बिजली वगैरह बनवाते हैं पर्यटन मंत्रालय द्वारा। वहीं रोजगार को बढ़ावा देते हैं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जो हेरिटेज योजना है इसमें हेरिटेज के हिसाब से है। इसमें हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की योजना है। इसमें विरासत पूरे पूरे शहर की जितनी भी विरासत होती है उनका संरक्षण करते हैं। इसका मंत्रालय है महुआ जो आवास और शहरी मामले के नियंत्रण को इसको देता है। अब आती हैं ट्राइब्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, जैसे हड्डी ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले प्लस यूके में प्लस उत्तरा अरुणाचल प्रदेश की है। तवांग जो मोनाको ट्राइब है। वहीं शेरदुकपेन और निशी ट्राइब है। मिशमी दस्ताई ईस्ट में रहती हैं। कि इसमें अंजे जो है वो ईस्ट में मोस्ट पाए जाते हैं जो कि डोंग गांव में मिलते हैं। मिशमी का मेयो ट्राइब पहले सूरज यहाँ पे सबसे पहले सूरज इन्हीं को दिखता है और इसकी वजह से यहाँ पे अलो प्रभात डांस भी करते हैं। जब यहाँ पे सूरज दिखता है इसके हिसाब से ये लोग इस प्रकार का नृत्य करते हैं। अब सबसे जो मोस्टली होते हैं सारे के सारे ट्राइब्स होते हैं, फिर उसमें से कुछ एसटी होती हैं, फिर उन एसटी में से भी कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो पीवीटीजी जिनको बोला जाता है, जो कि पर्टिकुलेशन वेनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स होते हैं जो कि 75 हैं। ये एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। पीवीटीजी जो होते हैं डेबर कमीशन इनको बताता है कि कौन कौन सी होंगी इंपॉर्टेंट पीवीटीजी जो न्यूज में रही है। वो है जेनू कुर्बा ट्राइब जो हनी कलेक्टर्स हैं, पीवीटीजी है और मैसूर और कोदागू में रहते हैं। यह जहाँ रहते हैं वहाँ नागरहट टाइगर रिजर्व बनाया गया और यानी कि इसका नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क में थे, पर इनको अब निकाला जा रहा है जिसके चक्कर में ये जो है ये बहुत ज्यादा उसमें है न्यूज में। वहीं एमपी की बेगू ट्राइब जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ये टैटू करवाते हैं। 5 लाख से ज्यादा है। ये हल वाली खेती नहीं करते, ये धरती माता को माँ मानते हैं। ये झूम खेती व्यवहार करते हैं। वहीं ये लिव इन रिलेशनशिप व लड़की कि जो लोग होते हैं वो दहेज देते हैं। जंगपुरा इसमें चिकित्सक भी होते हैं, जादूगर बोला जाता है। करंट में ये है कि खान पान बहुत ज्यादा इनका मेडिकल है। बालाघाट में ऑल्सो ये लोग रहते हैं। वहीं उसके बाद आता है गेरेका मिशेल जो 1945 में मोजाम्बिक पॉलिटिशियन को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राइज फॉर पीस एंड डिजास्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 में मिला था। इनको 1986 में से इसको दिया जा रहा है। वहीं 2024 में भी ये पुरस्कार
दिया गया 2025 में भी यही 2024 का पुरस्कार दिया गया, जो कि चिली की फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट को मिला, जो कि है मिशेल बेसेंट। यूनेस्को में टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में अब 44 जितने भी स्थान हो गए हैं वो आ गए हैं। इसमें 36 जो है कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है, जो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। वहीं इसके बाद 2025 में इसमें 44वीं साइट जोड़ी गई, जो कि है मारदा, जो कि मिलिट्री लैंडस्केप में जोड़ी गई। 41 में इसमें 41 जो साइट थी वो 2023 में शांति निकेतन जोड़ा गया। 42 2023 में, जो कि होलसेला का मंदिर था। 43 2024 में, जो कि मोडेमास अहोम असम, जो कि चरायदेव में बनवाया था, ये इसको शामिल किया गया। यूनेस्को की में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, जिनको छू नहीं सकते वो सब इंटेंजिबल होते हैं। जी होते हैं जो ओरल्स हो गए, कि हम बोल के, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, नॉलेज, सोशल फेस्टिवल, रिचुअल्स, ये सब इसमें होते हैं। भारत में इसकी 16 है और 2025 में इसमें दीपावली को जोड़ा गया। 2024 से 2008 तक इसमें काफी सारी चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे नॉर्वेज, गरबा ऑफ गुंज, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, कुंभ मेला, योगा, फेटर्स ऑफ जंडियाला, गुरु, और वहीं इसमें संत कीर्तनम, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, छऊ, खेलबेलियम, कैलबलिया, मेदिवेटी, रेमन ऑफ करियाल, कुदियट्टम, वैदिक चैंटिंग एंड रेमयाल, ये सब इसमें शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीमपुर में आर्कोलॉजिकल साइट मिली है, जो महानदी पाल के पास है। वहीं इसमें लक्ष्मण मंदिर भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नॉमिनेट कर रही है यूनेस्को के टैग के लिए। ये दक्षिण कौशल में है। 5 से 12 में इसकी राजधानी थी, जो दक्षिण कौशल थी। फिर उसके बाद महल, बाजार, मंदिर, बिहार, स्तूपा, मूर्ति, धर्म की चीजें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे ज्वेनजेन भी आया था। संथाली एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, जो संथाली हो उसमें मंडारी और रिलेटेड, ये इसमें ऑस्ट्रो एशिया की भाषा है। इसको 8वें शेड्यूल में है। झारखंड और बंगाल में इसको बोला जाता है। संथाली की दो तरीके से बोलते हैं, एक देवनागरी, एक ओल्ड चिकी में लिखते हैं इसको, जहाँ ये रघुनाथ मुर्मू ने इसको बनाया था। वहीं 1925 में इसमें 3 लेटर्स हैं, इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। फिर पेरू पेरू में दूगू मुत्रियार जो है 1705 से 1745 तक आए, जो तमिलनाडु में भारत के स्टाम्प रिलीज इनके नाम से भी किया गया था। इनको स्वर्ण मारन भी कहते हैं। ये नंदी वर्मन सेकंड के पल्लव में पेरू पल मंदिर वैकुंठ में इसको समर्पित किया गया है, और समर्पित नहीं, सॉरी, उनके समकालीन थे। पल्लव में दिक्कत थी, जिसकी वजह से वियतनाम से इनका बेटा मंगाया गया, नंदी वर्मन का। वही इनका नाम बना मुद्रयार डायनेस्टी, और इन्होंने तमिलनाडु में रहे और उसमें टेम्पल बिल्डर्स ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है, 2000 में इसको शुरू किया गया था। वहीं ग्रेट हॉर्नबिल और के लिए यहाँ पे वनरेबल है और आयुष्मान स्टेटस का एनिमल है, केरल और अरुणाचल प्रदेश का। स्टेट एनिमल है केरल और अरुणाचल प्रदेश का। और वहीं लेकिन जो नागालैंड में, वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल। वहीं इसके बाद है रमन मैगिसी अवार्ड, जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट के सम्मानित के लिए किया जाता है, इसको सम्मान के लिए। वहीं नोबेल पुरस्कार, इसको ऑफ एशिया बोला जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया 2025 में एजुकेशन वर्ल्ड ग्लोबली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत में इसको दिया गया है। जीआई टैग्स, जिनको ज्योग्राफिकल इंडक्शन वो इंडिकेशन टैग्स भी बोलते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में इसको यहाँ पे चीजें मिली हैं, जैसे कि तमिलनाडु को कहते हैं, जिसको चोलास कैपिटल में आज के टाइम पे जो तेरा चोरी पुल्ली है, इसमें जीआई टैग मिला है। उड़ियार साड़ी को, ये कॉटन का यहाँ पे ट्रेंड हो रहा था बहुत ज्यादा, ये यहाँ की फेमस साड़ी है उड़ियार साड़ी, जो कॉटन की मिलती है। वहीं तमिलनाडु की एक और चीज है, जिसको हम बोलते हैं नमक काल कल चट्टी, ये इको फ्रेंडली होती है, नॉन टॉक्सिक होती है। इसको सोपस्टोन के पत्थर जो होते हैं ये होते हैं। फिर होती है टेरिनेवेली डिस्ट्रिक्ट का, जिसको बोलते हैं एम्बेसमूर ड्रैम्स, जो यानी कि चोपू के सामान होते हैं, यानी कि वुड के जितने भी टॉप्स होते हैं, टॉयज होते हैं, उसको बोला जाता है। फिर होता है वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर को 1875 में इसको गाया था। पहले बंगाली थे और इसको पहली बंगाली मैगजीन के बंगा दर्शन में इसको बताया गया था, जो 1881 से 1882 में होता। वहीं पाठ आंग मठ में इसको जोड़ा गया था इस टाइम पे। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने 1869 के आईएनसी के कलकत्ता के अधिवेशन में भी इसको गाया था। प्रेसिडेंट बाय रहील मुथल एम श्याम स्लोगन रहा था, जब उस टाइम पे 1905 में पॉलिटिकल का जब विभाजन हुआ था, उस टाइम पे जो ये वंदे मातरम को बहुत बड़े तरीके से गाया जाता था। इसको आज के टाइम पे 24 जनवरी 1950 में इसको माना गया। वहीं वंदे मातरम जो है वो वीकली एडिशन भी था, जो 1905 में इंग्लिश में था, जिसको बाय बंकिम चंद्र पाल और अरविंद घोष
जो कि इन दोनों ने बनाया था। फिर बीकाजी वामा ने 1907 में लेडी जर्मनी में जो भारत का पहला झंडा फहराया था, झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। वहीं केम्पा गोंडा जो होता है बैंगलोर एट फाउंडर थे, जो 1510 से 1569 तक थे। ये नायक थे विजयनगर के। यहाँ हर साल केदाई पेरिशे त्योहार मनाया जाता है, जो कि मूंगफली का त्योहार है। केम्पा ने बुल टेम्पल्स बनवाए थे, जो कि बेसन वेंग्यूडी के थे। और अब इसमें दो यहाँ पे दो डोगा का गणेश टेम्पल भी बनाया है यहाँ, और यहाँ पे इसका फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिला में यहाँ पे रौलेना फेस्टिवल मनाते हैं, जो 5000 साल पुराना है। यहाँ सर्दी से बचने के लिए जो लोग होते हैं परियों को बुलाते हैं, पत्नियों से प्रार्थना करते हैं। परियों को यहाँ पे सैलनीस बोलते हैं। जो दो आदमी होते हैं उनको दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहना के वो बोलते हैं और परियों को बुलाते हैं, ताकि वो उन्हें सर्दी से बचा सके। फिर छत्तीसगढ़ रायपुर जिला में शहीद वीर नारायण सिंह पहले ट्राइब शहीद थे, जो वह पीएम ने एक फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी बनवाया इनके नाम पे। पहले 1986 में इनके नाम पे स्टैंप भी निकल चुका है। ये लैंडलॉर्ड थे और उनकी दूसरों की दिशा नहीं देख पाते थे। इनको रामपुर स्टेडियम तक इसमें शहीद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम पर रखा गया है। नोबेल पुरस्कार जो 10 दिसंबर को दिया जाता है लिटरेचर का, इसमें वहीं इसमें जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स की दूरदर्शन नहीं देख पाते थे, ये सब है। फिर उसके बाद जो है लिटरेचर का लेस्को करलकाई को मिला है, जो 2025 में भी है। इनकी किताब जो है टेन टैंगो, जो 1985 में लिखी गई थी, जो दुर्गम जीवन को बताती है। और इसमें हैंगरीन्स का जीवन है, यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीब है उनका। 2026 में साउथ कोरिया में हैंगकांग को मिला था। वहीं नोबल शांति पुरस्कार जो है वो मारिया कोरेना मचेंदो को मिला था, जो कि वेनेजुएला के ओपोजिशन लीडर में थी। अबेल प्राइज वो 2001 में मिला, नॉर्वे के किंग देते थे। इसमें बेस्ट मैथमेटिशियन को मिलता है। नोबेल प्राइज इन मैथमेटिशियन हर साल जापान के मैथ्स की हर साल दिया जाता है, और जापान के मैथ्स की को 2025 में मिला है। अधिगम दिवस मना, जो बुद्ध के तवानियम 33 लोगों के देवलोक, जिसमें बोलते हैं कि जो बुद्ध है वो 33 देवलोक से आते हैं। और माँ महात्म्या को भी इन्होंने जाके मतलब जो भी शिक्षा देते हैं। फिर उसके बाद जो बुद्ध है वो पृथ्वी पे लौट के आते हैं, संकेश फर्रुखाबाद में आते हैं। इसी कारण अशोक ने यहाँ पे यूपी में एलिफेंट पिलर भी बनवाया था। और फिर उसके बाद आता है बथुकन्ना तेलंगाना में। इसमें 9 दिन तक फ्लावर फेस्टिवल मनाते हैं। दुर्गा नवरात्रि के टाइम पर तेलुगु हिंदू वुमेन्स मनाते हैं। इसमें इसमें दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना रखे हैं। पहला हैदराबाद फूलों का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर बनाया गया है। वहीं दूसरा डांस करके 1000 लोग यहाँ पे डांस करते हैं। फिर निंगोल चौकोबा फेस्टिवल ऑफ मिटीज का है, जो इसमें त्योहार है मणिपुर का। इसमें ह्यूएंग निनी पोंगायान की औरतें अपने मायके जाती हैं। इसकी खातिर यहाँ पे जो औरतों को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत दी जाती है। निगोल यानी कि मैरिड वुमेन, चोकोबा यानी कि इनको आमंत्रित दिया जाता है। 100 साल पूरे हो गए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, जो 1925 में वी स्वामी पेरियार प्लस रामनाथ ने खिलाफत करते हुए किया था। ये ब्राह्मण के खिलाफ इन्होंने खिलाफत की थी। ब्राह्मण का डोमिनेट बहुत ज्यादा करते थे उनके खिलाफ। पेरियार को गुरु माना जाता है। तमिल की वीकली न्यूज़पेपर कुडी अस्तु तमिलान के थे। विकोम सत्याग्रह जो 1924 में शुरू किया गया था, पेरियार ने शुरू किया था। कांग्रेस लीडर टीके मधुवन व के पालन में उच्च जाति के विरोध में सफल हुआ था। हो ट्राइब जो वेस्ट सिंघान भूमि के में आती है। इसमें मंकी मुंडा था, जो पंचायत जैसा था। इसमें 1793 में जमींदारों का कोल्हन डाइवर्स किया गया, जिससे हो आंदोलन चला, जो 1821 से 22 तक चला। फिर कोल आंदोलन 1831 में हुआ। इसमें गांव मुखिया को हेड बोला जाता था, और हेडों का हेड जो होता था उसको मंकी बोला जाता था। इसमें परमानेंट सेटलमेंट के कारण इसका आंदोलन हुआ था। फिर विल्सन सनस्टूल द्वारा इसमें बोला गया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और मंकी मुंडा को हाँ भी बोला गया। वह यह सिस्टम बेटे का बेटा इसमें जो सिस्टम था वो बेटे का बेटा है, जो आगे जो बनता है मंकी मुंडा बनता है वो था। यह झारखंड में होता है। उसमें ट्राइब्स होती है SC ST के। वहीं उसके बाद आता है डेरुमा डॉल मिला है पीएम को जापान से। बौद्ध धर्म रूप में साउथ इंडिया से निकला, चाइना गए और उनको फिर जैन बुद्धिज्म स्थापना की। जो डेरुमा डॉल थे इनका नाम है। जैन बुद्धिज्म इन्होंने बनाया, बौद्ध धर्म के इंसान ने। फिर इन्होंने बताया कि हार ना मानने के बारे में बताया। इसमें कबीले बताते हैं कि इसमें लिखा है हार ना मानना। और ये 7 बार जो डॉल है 7 बार गिरती है और 8 बार उठती है। ये अपना लक्ष्य पूरा करती है हमेशा। इसका नाम थे शॉलिन केम्पू। इन्होंने ही इसके जनक थे। वहीं उसके बाद आते हैं ज्ञान बटम लॉन्च किया गया भारत में एशियन मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटल करने के लिए बोला है कि जितने भी एशियन मैन्युस्क्रिप्ट है इसको हम भारत जो है इसको लॉन्च करेंगे। ये NMM नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्चर लॉन्च करेगा। 2003 का सेकंड वर्जन होगा ये। गोवा में धीरू धीरे
को जो बैन कर दिया गया इन 1997 में, बुल को लुआते हैं वह सब कुछ देखते हैं, यह पुर्तगाली से चल आ रहा है। वहीं इसको कह रहे हैं कि इसको लीगल करा जाए। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू में बुल को रोकने के लिए बोला, मतलब बुल को जो होते हैं, बुल को सब देखने आते हैं जब वो लड़ती हैं। तो तमिलनाडु में कंबल जो बुल की रेस होती है उसके बारे में है। गुगा नोमा जो पोल फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, इसको झारवीर बाबा के लिए बनाया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों इस फेस्टिवल को मनाते हैं। राजदूत पिलर्स लास्ट में मुस्लिम, पहले राजदूत रूलर थे, फिर बाद में मुस्लिम बन गए। वहीं सारनाथ के बौद्ध धर्म चक्रवर्तन यहाँ पे किया गया था वाराणसी में, उसको नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसको भेजा गया है। इसका पुराना नाम इसका इसी पताना, जहाँ पे धर्म चक्र का परि का पहला उपदेश दिया गया था। इसमें 5 लोगों को उपदेश दिया था। पूर्णिमा आषाढ़ के बाद यहाँ पे धार्मिक स्तूप है। वहीं यहाँ पे ताना तृष्णा की ये सब जूझ रहे हैं उसके बारे में बताया गया था। फर्स्ट में 4 नोबल जो थे और 8 फोर्ट पाथ यहाँ पे बताए गए थे। यमुनानगर हरियाणा के यहाँ पे टोकरा कलन पिलर था। यहाँ पे अशोक पिलर को यहाँ पे फिरोजा शाह से यहाँ पे लाया गया, और चेंटी स्तूपा अशोक का यहीं पे बनाया गया। जिनसेंग बताया गया यहाँ पे वो भी आया था। वहीं ये खुदाई में और भी स्तूपा यहाँ पे मिल सकते हैं। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल के लिए, ट्राइब्स के लिए इस दिन को मनाया जाता है। मुचवन ट्राइब जो है तमिलनाडु से केरल बॉर्डर पर मिलते हैं। ये विलेज हेड को कन्नी कहते हैं। वहीं ये भी हनी कलेक्टर्स हैं और ये आत्मा व जंगल की पूजा करते हैं। हकी पिकी ट्राइब जो कर्नाटक के शिव नगर में मिलते हैं, देवानगर में रहते हैं। हकी यानी कि बर्ड्स और पिक्की यानी कि कैचरी बर्ड कैचर है। फॉरेस्ट की चीतों से दवा बनाते हैं और आदिवासी तेल को बेचते हैं। ये हकी पिकी ट्राइब है, सेंट्रल एशिया में फंस गए थे, ये सूडान में इस वजह से भी फेमस है। लेपचा और रोंगा ट्राइब जो सिक्किम में मिलती है प्लस वेस्ट बंगाल में, ये 8 लाख से ज्यादा पाई जाती हैं। इनका त्योहार है चैनजोंग ल्यो रुम पैट फेस्टिवल। वहीं सौराई पेंटिंग जो झारखंड की है, हजारीबाग दीवारों पर इसकी पेंटिंग बनाते थे वो सब है। इसमें लोकल देवी देवताओं मोहतो सैंथल ओरेंग एंड मुंडास की मिलती है। वहीं पटचित्रास जो है वो उड़ीसा के हैं, इसमें कपड़े पर बनते हैं, ये जगन्नाथ के पास मिलते हैं। पटुआ जो है वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। यूनेस्को के मराठा मिलिट्रीज के बारे में जो बताया था, वहीं ये जो है इसके बारे में, ये महाराष्ट्र में है। ये 11 इसमें लैंडस्केप हैं। वहीं इंडिया के 44वां यूनेस्को टेंजिबल लिस्ट में शामिल हुआ है। वहीं 390 में से 12 किले इसमें जोड़े गए, मोस्टली पुणे और रायगढ़ में है। इसमें गिंगी नेशनल पार्क भी आता है। इसमें शिवनेरी पुणे में शिवाजी तो पैदा हुए थे। राजघाट फोर्ट में पुणे में जो शिवाजी ने राजधानी बनाई थी। वहीं प्रतापगढ़ फोर्ट में सतारा जो शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। वहीं पुरंदर फोर्ट जो है जिसमें संभाजी मतलब पैदा हुए थे, और 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि भी यहीं पे हुई थी। वहीं रायगढ़ फोर्ट जो है, रायगढ़ शिवाजी की छत्रपति बने थे, उनका कैपिटल जब बना था तब का है। वहीं गिंगी फोर्ट जो है तमिलनाडु का, इसमें इसको ट्रॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो ये छत्रपति जी बने थे जब ये हिरोजी के इंडक्टर्स और उनमें आर्किटेक्चर को भी इसमें जोड़ा गया था। 1000 साल पूरे हो चुके हैं चोल साम्राज्य के। 1971 में राजेंद्र चोल ने श्री विजय एम्पायर को हराया था, और उसके बाद इसने इंडोनेशिया से इसको मतलब उस पे भी उसको कंट्रोल करते थे। वहीं आदि तिरुवनी जो त्योहार है उसको गंगई गो चोलापुरम में इसमें इनका बर्थडे मनाते हैं। यह जगह राजेंद्र ने यहाँ पे बसाई थी। वहीं इसमें देखो 21 अप्रैल 1826 में जो 500 साल पूरे हो चुके हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें गन पाउडर का पहली बार यूज हुआ था। 50 साल पूरे हो चुके हैं 42 की संविधान संशोधन 1976 के। 100 साल पूरे हो चुके हैं स्वामी श्रद्धा मुंशी कम बम 23 दिसंबर 1926 को मॉडर्न एसोसिएशन हुआ था, जो आर्य समाज का फर्स्ट लीडर थे। 100 साल पूरे हो चुके हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। 1 अक्टूबर 1926 में ली आयोग जो बना था, और उसको 1935 में इसका नाम फेडरल सर्विस कमीशन कर दिया था। आजादी के बाद इसको यूपीएससी नाम दे दिया गया था। 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं अकाल के, जो 1876 से 78 में आया था, जो कि लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था, और उसमें वर्नाक्युलर प्रेस वगैरह को भी हानि पहुंचाई थी। रॉयल टाइटल्स एक्ट जिसमें क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने वायसराय ऑफ हिंद कहा गया था। इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड एड ओवन बॉस द्वारा पहला ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था। वहीं 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं सिटी ऑफ यनावो, जो कि 24 फरवरी 1826 में जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिज के बारे में दिया गया था, उसमें साइन करा था, वह असम में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, जो अहोम डायनेस्टी ने
जिसकी वजह से खत्म हो गई थी। फर्स्ट भारत का न्यूज़पेपर के 200 वर्ष पूरे हो चुके, जिसको उदंता मर्चेंट बोलते थे। द रिसिंग राइजिंग सन, इसका राइजिंग सन इसका नाम मतलब था। वॉज 13 एंड 1826 को पब्लिश किया गया था बाय द जुगल किशोर शुक्ला के बारे में। वहीं अल्लेरू सीताराम राजू जो RRR मूवी में जिन्होंने अपना रोल निभाया था, उनके जो असली में वो थे, वो 4 जुलाई 1897 में पैदा हुए थे और 1924 में अंग्रेजों ने इनको मार डाला था। हड़प्पा रेबेलियंस में 1922 में इन्होंने बनवाया था। आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा और के बॉर्डर पे इसमें ट्राइब की संगठित की थी। यह विलियंस का विद्रोह भी किया था इन्होंने। वहीं नॉन कॉपरेशन को मानते थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सरकार में मद्रास ट्राइब के खिलाफ, जंगल पर रोग व झूम खेती के खिलाफ, उसमें बांग्लादेश को चितंगम में, यानी कि चकमा जो बुद्ध धर्म के थे, वो हाजोंग जो हिंदू धर्म के थे, ये जो दोनों थे 1960 में भारत में आए थे और पूरे अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। वहीं त्रिपुरा और मेघालय में भी रहते हैं। ये इन लोगों के बारे में पता चलता है। वहीं केरल के त्रिशूर में एनियोचु जो वो हाथी को खाना खिलाते हैं, उसका त्योहार मनाते हैं। वहीं वेदाकुथम जो त्योहार है, जो गणेश जी के लिए इसी का पार्ट है। वहीं जो यहाँ पे कल क्लासिकल जो डांस है 8 प्रकार के होते हैं, जैसे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में बनते हैं, जो कि अग्नि का प्रतीक माना जाता है, कि मतलब अग्नि के थ्रू इनका डांस ऐसा लगता है जैसे अग्नि का है। वहीं कथक जो है ये यूपी का है। कथकली जो है केरल का, जो आकाश के बारे में बताता है। उड़ीसा जो है उड़ीसा में जो जल के बारे में बनाता है। मणिपुरी का डांस मणिपुर का है। वहीं कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, जो पृथ्वी के बारे में बताता है। मोहिनी अट्टम केरल का डांस है, जो वायु के बारे में बताता है। सतरिया जो है असम के बारे में है। इसमें से जो 5 जो डांस है, जो कि भरतनाट्यम, कथकली और उड़ीसी, वहीं कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जो है, ये पंच तत्व वाले डांस हैं। ग्वालियर सूफी संत जो है वो क्षत्रिय शिशिला के नाम से जाने जाते हैं। एमडी गोहट में 1562 में थे। ये योगी थे, संगीतकार थे, तानसेन के गुरु थे। तानसेन की कब्र है यहाँ पे, जहाँ पे ये है। और वहीं डेथ एनिवर्सरी है यहाँ पे, इनको मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इसलिए ये चीज फेमस हो रही है। वहीं वहीं कतरा गेम एल्सा फेस्टिवल में 2 हफ्ते का होता है, जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं श्रीलंका में। वहीं अम्बुबाची मेला जो है कामाख्या मंदिर में होता है। दिव्य शक्ति पीठ है यहाँ। देवी के पीरियड्स होते हैं, उनके बारे में जो उसका फेस्टिवल होता है बनाया जाता है। वहीं कनादीपाया बैम्बू मैट को, जो केरल में जीआई टैग मिला है, जो ट्राइब का हेड है क्राफ्ट है। ये मुथुन, महान, उराली की ट्राइब्स बनाते हैं। इसमें इडुक्की जिले में है। थर्मल फ्लेक्सिबल है और ये गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी देता है। झारखंड का सरहुल जो 3 दिन का त्योहार है, यहाँ जनजाति बनाते हैं। ओरोन, मुंडा, हो, सैंथल, ये सब मिलके। इसमें हिंदी, पेनूत और क्षेत्रा जो होते हैं MP इसमें आते हैं। वहीं साल का पेड़ है, सरना धर्म की पूजा करते हैं। वहीं इसमें जो है वेराइकल शिला यूनिट जो है, ये भोगलपुरा इसमें पटना में है। वहीं कह रहे हैं इसको पुनः बनवाया जाएगा, ये धर्मपाल ने बनवाया था। वहीं यहाँ पे अलीशा दीपांकर ने विज्ञान को फैलाया था तिब्बत में, सुमात्रा में और श्रीलंका में विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाया था। सूफी के जो चरण है, इसमें गॉड को महसूस करते हैं। इसमें इसके चरण क्या है? साबिर यानी कि दुख से आजाद होना। आरिफ, फिर मजदूब जो होता है, मजजूब होता है, जो भाव चीजों से दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर 4 लाखन बलि जो होते हैं संत बन जाते हैं, कुतुब लीडर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद 2022 में काशी तमिल संगम हुआ, जिसमें IIT मद्रास प्लस BHU ने मिलकर बोला कि हम काशी और तमिल दोनों के जो संबंध है उनको और बढ़ाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की भीष्मी ट्राइब में न्योक्युम यूलू फेस्टिवल मनाते हैं। अमीर खुसरो जो 1253 से 1325 में निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, फिर उनको तूतीय हिंद कहते हैं। ये खारला और तबला सितार इनको डेवलप कर चुके थे। और फिर वहीं उसके फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है, जो भारत आए, उनको गिफ्ट दिया गया ढोकरा, जो कि जिसको GI टैग भी मिल चुका है। ये 1400 से 4500 साल पुराना है। वहीं यहाँ पे जिसको लॉस्ट वैक्स सिग्नेचर्स को बनाया गया, इसमें डांसिंग गर्ल की जैसे इसमें और भी चीजें मिलती हैं। बस्तर में बहुत ज्यादा फेमस है। नॉन फेरस मेटल और कास्टिंग टेक्निक से इसको बनाया गया है। तमिलनाडु की आयरन एज के इसमें 3,345 साल पुरानी पहले से मिली है तमिलनाडु में आयरन एज की साइट। और उसमें पहले लगता था कि इसमें जो हट्टी एम्पायर्स द्वारा इसको यूज किया गया सेंट्रल एशिया में। वहीं यूजेस बाय मिलेनियम और सेफ गट्टी और ऑल ओल्डेज आयरन साइट्स को भी इसमें माना जाता है। वहीं
अब तो ज्योग्राफी करंट अफेयर्स हैं बाय अभिनव सागौरी। किसी एरा को तब जोड़ते हैं जब उसका एविडेंस रॉक्स की फॉर्म में हो। तो सबसे पहले एंथ्रोपोसेन युग को जो है मना कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट एंड चेंज से जोड़कर देखते हैं, पर इसको मना कर दिया गया है कि अभी इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके एविडेंस हर जगह नहीं मिलते। और ये लास्ट एरी जो एरा था हमारा वो था मेघालय का युग। वहीं जो आर्कियन जो है इसमें लोहा प्लस गोल्ड धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और उस टाइम पे लाइट नहीं थी, ये तीन चीजें बनी थी। प्रीक्लैम्बियन कैम्ब्रियन में अरावली पर्वत बनी। फिर ऑर्डोवेसियन सिल्ूरियन में विंध्य पर्वत बने। फिर डेवोनियन में फिश बनी और एम्फीबियस बनी। कार्बोनिफेरस में CO2 जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। पर्मियन में ब्लॉक पर्वत बने। ट्रासिक में डायनासोर्स आदि आए। जुरासिक में आया और क्रिटिशियस में खत्म हो गए। फिर उसके बाद प्लेस्टोसिन काल में रॉकीज, इओसिन में एंडीज, फिर उसके बाद ओलिगोसिन में हिमालय, मियोसिन में लघु हिमालय, प्लेस्टोसिन में शिवालिक और फिर उसके बाद इओसिन, मियोसिन, प्लायोसिन में इसमें शिवालिक बने। फिर प्लेस्टोसिन में फिर इसमें हिमयुग बना। फिर आखिरी में मेघालयन युग को जोड़ा गया जिसमें स्टेला स्टेगमाइट में कार्बन डेटिंग करके हमने पता किया और उससे पता चला कि होलोसिन एरा में ये आता है। वहीं इसमें कार्ड्स जो स्थलाकृति है उसके हिसाब से हमने इसको जाना। फिर आता है ग्लोव जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग कहते हैं। ग्लेशियर से बनने वाली लेक का पानी फ्लड जल प्रलय लाता है जिससे तीस्तिया की लोहनक नदी द्वारा इसमें किया जो इसमें डाल रही है यह ग्लेशियर लाती है। वहीं लोनक नदी जो है सिक्किम में इसके साउथ वेस्ट पार्ट में है और ये जम्मू जेमू से मिलती है, फिर जाके तीस्ता में जाके जाती है। और ये लोथल लोनाक से डायरेक्ट नहीं मिलती। फिर जो लोहनक नदी है वो ग्रासलैंड गोमाचू में मिलती है, वहीं जाके वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स लाती है। जो है ये यहाँ पे जो ये नदी यहाँ पे जो दिख रही है यहाँ पे NH10 ये जोड़ा गया है। जो रास्ता यहाँ पे बनाया गया है इसको चिकन नेक बोलते हैं। यहाँ पे NH37A आता है, इसको सिलगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। वहीं जो हिमनद से जो नदियां होती हैं यहाँ पे हिमनद तोड़ तोड़ के यहाँ पे मलबा इकट्ठा करते हैं और दीवारों से नदी निकलती है वह फटने लगती है जिससे यहाँ पे मेगा फ्लड आता है। ग्लोबल वार्मिंग, हिमनद जल्दी पिघल रहा है और जिससे ग्लोब बढ़ेगा। वहीं मॉन्ट कैलान जो ज्वालामुखी फटा है जो फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप में है, यह हर रोज 4300 लगातार CO2 को निकाल रहा है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। वर्ल्ड के 80% ज्वालामुखी जो है यहाँ पे फटते हैं। और वहीं स्ट्रेवो वॉल्केनो है, इसमें लावा राख मलबा सब निकलता है और ये शंकु प्रकार का है। ये एड्रियाटिक जो वॉल्केनोज होते हैं वो 60% तक होते हैं, जो कि जिसमें जो सिलिका होती है 60% होती है और ये गाढ़े होते हैं। ये कोन को ब्लास्ट करके निकलते हैं, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ग्लोबल डिमिंग सनलाइट डल इसको कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर उसके बाद ये जो ये पार्ट है इसमें जो जापान है और ये जापान के सारे द्वीप है, यहाँ पे कोई में ज्वालामुखी यहाँ पे फटा है। रशिया एंड जापान का डिस्ट्रीब्यूशन इसलैंड है, यहाँ पे फिशरी हॉटस्पॉट बनता है। ये जो ये जगह है यहाँ पे जापान जाना चाहता है इसको अपोटस पीक ऑफ रशिया कहते हैं। यहाँ पे जो है ये कुरिल है और जो ये वाला पार्ट है इसको सरखानी जो रशिया का पार्ट बोलते हैं। ये होंगू होकाइडो शिकोकू क्योशू इसके पार्ट है। जो है ये क्योशो शिकोकू होशू होकाइडो है इसके पार्ट है। यहाँ पे जो ताइवान का पार्ट है ये सखालिन और ये कोरिया है यहाँ पे। वहीं लॉ ऑफ सी कहता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो कि जो कंट्री होती है मतलब उसके बाहर का जो पार्ट होता है वो सब समुद्र के लिए छोड़ दिया जाता है इसके बाहर का, और सिर्फ इतना पार्ट है एक इंसान या एक देश अपने पास रख सकता है। वहीं जो ये है ये पार्ट है इसमें ये जो फिलीपीन सी है यहाँ इस साइड पे आता है, साउथ चाइना से इस साइड पे आता है। निग्रोस आइलैंड यहाँ पे है, सेल्यूस सी इधर है और सेल्बीस सी इधर है। यहाँ पे वॉल्केनिक कोनल कोलर्जन होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो एक जेम्स प्रायद्वीप है जो ज्वालामुखी यहाँ पे फटा है, डाइवर्जेंस का पार्ट है। वहीं ग्रीनलैंड लावा प्रायद्वीप बना हुआ है। यहीं पे जो यहाँ पे है रेड जेम्स ज्वालामुखी यहाँ पे फटा है, ये शांत विस्फोट हुआ है। यहाँ इसको यहाँ पे जो एक ना मैनमेड लगून भी है जो ब्लू कलर की है। यहाँ का पानी गर्म है और जियोथर्मल प्लांट से बहुत ज्यादा गर्म होता रहता है। यहाँ सेफ्टी कॉल बनी है जो ज्वालामुखी का प्रभाव होता है कम करती है। वहाँ पानी ब्लू यहाँ पे पका पानी ब्लू है, कम क्यों है क्योंकि यहाँ पे शैवाल है सिलिका के कारण यहाँ पे ब्लू ग्रीन इसलिए लगता है। हॉट वाटर यहाँ पे फेमस फॉर टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे स्किन डिजीज भी दूर हो जाती है। ग्रीनलैंड आइलैंड जो फैरो रिज क्या है, ये रिज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए है। वहीं यहाँ पे ये अगर ये रिज का प्रूफ हो गया तो पता चलेगा कि जो हमारे पूरी पृथ्वी में 7 नहीं 6 महाद्वीप है, यानी कि 2 जो है वो मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीनलैंड है इसके नीचे एक लाइन आती है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतना फैरो रिज बनता है जो 2 कटकों का होता है जो अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में बनेगा, कटक का ब्रिज होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी क्या कहा जा रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकती है कि जो ग्रीनलैंड है ये बीच में होगा
वहीं एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है जो इधर और इधर होता है, और ये इसकी एक जो यहाँ पे कटक बन रहे हैं, ये हो सकता है मे बी पॉसिबल हो जाए। फिर उसके बाद ग्लोबल पोलर ब्लीचिंग हो चुकी है, फोर्थ लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में। 2023 से 2024 में अल चल रहा था, जिसकी वजह से प्रवाह जूलैंडली से जुड़ा होता है। कोरल को तापमान बढ़ने पर जूलैंडली भाग जाता है, जो कोरल के रंग को हरा जो हरा होता है। फिर वो लंबे समय बाद अगर जल्दी वापस आ जाए तो कोरल मरते नहीं है, दोबारा जिंदा हो जाते हैं। कोरल का 1% जो है वो समुद्र में पाया जाता है, लेकिन पूरे वन समुद्र के 25% से ज्यादा जो है बायोडायवर्सिटी कोरल्स के पास होती है। इसलिए कोरल खत्म हो गए तो बायोडायवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। मैरीन हीट वेव एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो चौथा बड़ा महाविनाश करती है। पहला महाविनाश 1998 में हुआ था, जिसमें 8% प्रवाल समाप्त हो गए थे अल नीनो की वजह से। फिर दूसरा विनाश हुआ था कैरेबियन सागर और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। तीसरा महाविनाश हुआ था, जो तीसरा था वो सब बहुत ज्यादा बड़ा था, 2014 से 17 के बीच में सबसे ज्यादा विनाशकारी था। उसमें ग्रेट बैरियर रीफ्स के 50% तक प्रवाल थे वो रंगहीन हो गए थे, और बाद में कुछ ग्रो कर गए थे, लेकिन साउथ ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में। डेड जोन क्या होती है? महासागरों में डेडी ऑक्सीजन जहाँ पे होती है वो जोन बन रहा है। हाइपॉक्सिकल जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, वहीं एम्पॉक्सिकल जिसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं। जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती वहां पे बिल्कुल लाइफ नहीं होती, और उसको डेड जोन बोलते हैं। ये सुपोषण यूट्रोफिकेशन फर्टिलाइजर्स की वजह से हो रहा है। ये हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। इसमें चौथा बड़ा डेड जोन बन चुका है, जो यहाँ एग्रीकल्चर वह यहाँ पे एल्यूवियम सॉइल है, यहाँ पे नदी जाती है, और उसमें बहुत ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है सालवी इरावती द्वारा इसमें बहुत ज्यादा जो है डिऑक्सीकृत हो रहा है। कहीं दूसरा जो है मैक्सिकम खाड़ी मिसिसिपी रिवर जो अमेरिका में है, वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्रीकल्चर वे है। यहाँ पे सबसे पहला बना था डेड जोन। बाल्टिक सी में जो है ये मानव निर्मित है, जो बिगेस्ट डेड जोन बनता जा रहा है। सेकंड नंबर पे गल्फ ऑफ ओमान जो है नेचुरल डेड जोन है, जो पानी गर्म होने की वजह से जल्दी यहाँ पे नहीं था। थर्ड था, और फोर्थ जो है वो अब हमारे बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। पॉइंट नीमो जो है, जो नो वन यहाँ पे रहता है, कोई भी नहीं है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर का पार्ट है। इसमें जो है यहाँ पे पास कोई आसपास कोई जमीन नहीं है, इसलिए जितनी भी स्पेस स्टेशन की जितनी भी चीजें होती हैं यहाँ पे गिराई वो फेंकी जाती है। 1971 में यहाँ पे 260 यान अभी तक गिर चुके हैं। ये आसमान से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे फेंकते हैं। अगर यहाँ पे हम खड़े हो तो हमारे सबसे पास का इंसान वही होगा जो स्पेस स्टेशन में ऊपर खड़ा है। अंतरिक्ष यानों का इसको कब्रिस्तान बोला जाता है। यहाँ साउथ ओशियन के दायरे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सागर और जानवर नहीं है, कोई भी पोषक तत्व यहाँ पे पाया नहीं जाता। इसकी वजह से यहाँ पे वाटरफॉल्स बनाते हैं, जो गायर्स होते हैं यहाँ के कूड़े कचरे को बाहर नहीं जाने देते हैं। अरावली हिल्स जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन है, प्री कैम्ब्रियन काल में बने थे। यहाँ भीलवाड़ा एंड बुंदेलाखंड के क्रेटोन से टकराने से बना था। यहाँ पे दिल्ली भूसंनति थी, जिसकी वजह से हिमालय से भी बड़ा हिमालय यहाँ पे पाया जाता था। जो अरावली यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, बीच में अरावली, यहाँ पे पंजाब है। अगर पंजाब में पराली जलाते हैं, अरावली का उत्खनन नहीं होता, तो यहाँ पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो जानवर है यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। राजस्थान के नेशनल पार्क यहाँ फॉरेस्ट के कंसर्न कॉरिडोर्स बनाते हैं। अरावली यहाँ पे जो है, यहाँ पे अरावली है कॉरिडोर्स। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें? केवला घाना नेशनल पार्क है, फिर उसके जैसे सरिस्का नेशनल पार्क, फिर रणथंभौर नेशनल पार्क, मधुका नेशनल पार्क। और फिर इस यहाँ पे टाइगर्स का जो होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन वो हो जाता, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर टाइगर्स में प्रॉब्लम होती है तो लाइफ शॉर्ट हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, विकृति आ जाती है। मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मैन ईटर की प्रॉब्लम खाई जा रही है। मैन ईटर प्रजाति को से जो होती है वो पूरी सिर्फ एक जानवर को घोषित किया जाता है, पूरी प्रजाति को नहीं। उत्तराखंड में गई टाइगर जो थी, जो पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैन कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रैंकलिन टाइगर्स को करने के लिए, इसमें अगर हम किसी जो टाइगर को ट्रैंकलिन करना होता है तो उसके चार वो होते हैं कि पानी 10 किलोमीटर एरिया में नहीं होना चाहिए, मधुमक्खी का छत्ता नहीं होना चाहिए, हाथी नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन में 30 मिनट के बाद उसको ढूंढना पड़ता है, और ये नहीं हो तो जेल जाना पड़ता है। मैन ईटर कब कहेंगे किसी जान को? जब वो लगातार हमला करे तो माना जाएगा, घात लगाकर हमला करे तो माना जाएगा। अगर वो 10 या 11 दिन से उसने खाना नहीं खाया है और उसके बाद वो अगर किसी को मार के खा रहा है तो उसको मैन ईटर नहीं बोलेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नेपाल के टाइगर रिजर्व बड़े होते हैं, क्योंकि तराई बेल्ट में है। नो टाइगर्स इन इंडिया जो थे और बढ़ते जा रहे हैं। बिग टाइगर्स जो है, मतलब जो नंबर ऑफ टाइगर्स है, बहुत ज्यादा टाइगर्स है वो इंडिया में है, लेकिन जो सबसे बड़े बड़े टाइगर्स वो नेपाल में है। फॉरेस्ट फायर इन कैलिफोर्निया में लगी है, यूएसए में लायनस हॉलीवुड में। कैलिफोर्निया ड्राई जोन की वजह से यहाँ पे इस साइड में जो यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग गई थी।
जो वर्ल्ड लार्जेस्ट गारबेज पैच है वो हमारे इंडियन ओशन में बन रहा है, जो कि यूरोप से भी बड़ा है, यूरोप के इससे भी। और फिर इसके बाद जो बता रहा है, फॉरेस्ट फायर की वजह से यहाँ पे गर्मी होती है हर साल। यहाँ पे पहले ही आग लग गई, 30 से 40% चलता है, लेकिन इस बार 50% चलता है, क्योंकि यहाँ पे सांताना विंड आती है जो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। इस बार ये विंड भी बहुत ज्यादा पहले आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्राई सीजन हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे आग लगी। 2023 में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादा बारिश होने की वजह से ज्यादा आग हुई और उससे ज्यादा बड़ी आग लगी। फिर उसके बाद ये कैलिफोर्निया में, ये जो यहाँ पे बाजा कैलिफोर्निया, यहाँ पे मैक्सिको में है, मैक्सिको का है। और नीचे का जो कैलिफोर्निया है, वहीं इसमें क्या होता है, बैकपीटा स्मॉलेस्ट स्तनधारी जो है पृथ्वी की सबसे छोटी मछली है। ये बहुत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसको सागर कोकेन बोलते हैं, सागर कोकेन बोलते हैं। टोटाबा को इसको लेने के चक्कर में जो बैकपीटा है बहुत ज्यादा फंसती जा रही है। एम्परन पेंगुइन प्लस सील को आईयूसीएन इंडेंजर स्पीशीज में शामिल करा। वहीं इसमें क्या हो गया, इसमें एम्परर जो बिग पेंगुइन को मोस्ट आइस से शेल्फ पर रहते हैं। वहीं हिमनदों के पहले आइस बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से आइस शेल्फ जो होते हैं वो कम निकल कर जाते हैं, जैसे आइसबर्ग बनता है। यह आइस शेल्फ पर अंडे देते हैं वह, लेकिन कैटास्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर की वजह से यहाँ पे अंटार्कटिका में गिर गए सारे अंडे। वहीं पेंगुइन सामाजिक जीवन जीते हैं और एक पार्टनर अपने साथ रखते हैं। पेंगुइन जो होते हैं 3 प्रकार से पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पहला ग्लापगोस जो उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं, ब्लू पेंगुइन जो सबसे छोटा होता है, आर्कटिक पेंगुइन जो होता है वो सबसे बड़ा पेंगुइन होता है, अंटार्कटिका का जो पेंगुइन होता है वो सबसे बड़ा पेंगुइन होता है। एम्परर पेंगुइन का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। एग्जाम्पल इजाबेल पेंगुइन जो 10,000 में से एक होता है, इसको सुसाइड करना पड़ जाता है क्योंकि इसको कोई स्वीकृत नहीं करता। शरीर में इसके फर होते हैं, कई जो जितने भी पेंगुइन्स होते हैं एंटीलॉक सिस्टम में बने होते हैं, इनकी पानी से इनके शरीर को टच नहीं होता है। इसमें ऑर्बिटल ग्रंथि होती है जो खारे पानी को पी सकते हैं। एम्परर पेंगुइन के पूर्वज होते हैं वो जाइंट एम्परर थे, 6 फीट के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन अंटार्कटिका में जाने के बाद सदाबहार वन जैसा यहाँ पे नहीं था। सदाबहार वन जैसे की जगह पे पहले रहते थे, यहाँ गर्म जलधारा थी और हिमालय ने CO2 को बहुत ज्यादा हटा दी, जिसकी वजह से जो CO2 कम होने के चक्कर में अंटार्कटिका में सरीसृप कंकाल मिलते हैं। वहीं इसमें जो वर्ल्ड बैंक को ही IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक भी कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सबसे पहले क्वाड ग्रुपिंग, जिसमें चाइना इसको डोमिनेंस को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें 4 देश हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो 2007 में बना। इसमें आशियन जो एशियन बैठने में बना था, वही बैठक में बना था। वहीं इसमें फ्री एंड ओपन खुला तंत्र समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए इसको बनाया जा रहा है। 2025 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें तट रक्षक बल का न्यू अभ्यास किया गया और अंतर संचालनीयता और समुद्री शिक्षा के बारे में बातें की। वहीं इसमें लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट भी आए, जिसमें आपदा रहित को राहत मिलेगी। इसमें मैत्री पहल शुरू की गई, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। तट भाषा ग्रीवा कैंसर से के मुकाबला किया जाएगा, जिसमें सर्वाइकल सर को रोकने के लिए $10 मिलियन का निवेश किया जाएगा। इसमें सीरम गावी इंस्ट्रूमेंट वैक्सीन 40 मिनट टीके भी मिलेंगे। 2004 में सुनामी आई, जिसके समन्वय के लिए बना और एक स्वतंत्र तरीके से इसको बनाया गया। क्वार्ट्स क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता को कम करेगा। संयुक्त निवेश एवं प्रौद्योगिकी को साझाकरण, पुनर्चक्रण, ई कचरा को बढ़ावा देगा, प्लस PPP मॉडल पर आधारित होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, जो खनिज जो होते हैं इसमें ऊर्जा तकनीकी समृद्ध, ऊर्जा रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक इसके लिए यूज किया जाता है। दुर्लभ तत्व कौन से होते हैं, जो है निडीन, मिटम, टेरेबियम, डिस्प्रोस्टियम और अन्य क्या है, जो ये दुर्लभ तत्व हैं। वहीं जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, गैलियम, गैमीनियम, स्कैंडियम, न्यूट्रिन जो है ये भी इसमें आते हैं। वहीं जो इम्पोर्टेंट है ये सब दुर्लभ तत्व हैं। वहीं जो इसमें इम्पोर्टेंट है इसमें ये है EV, मोटर बाइक, चुंबक को, सेमीकंडक्टर, लाइट जेट, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल प्रणाली, रडार, उपग्रह। चाइना का 60 से 70% नियंत्रण इन सब पार्ट्स में है, लेकिन इसको जो है इसके हक को जो है ये जितने भी क्वाड के देश हैं इसको चाहते हैं कि अब इस अपना इसकी आत्मनिर्भरता को थोड़ा बहुत कम करें। 90% तक हक जो है सिर्फ चाइना का इस क्षेत्र में पाया जाता है। चाइना ने जो गैलियम गेरेमानियम पर प्रतिबंध लगा दी, जिसकी वजह से चुंबक में दुर्लभता होने लगी, जिससे दुर्लभ धातु टेरेबियम, सोडियम, टिस्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लग गया, जिसकी वजह से इसको बनाया गया। वहीं L69 समूह क्या है, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको बोला गया। इसमें स्थायी व गैर स्थायी प्रयासों को किया गया सुधार। L69 विकासशील देशों का गठबंधन है, जिसमें डोमिनेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका इसमें पार्ट है। वहीं UN ने द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया की गई कि जो जिसमें अनिवार्य प्रक्रिया में इसमें 5 चीजें हैं। इसमें 5 चीजें होंगी जो है सदस्यता की श्रेणी, वीटो और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, आकार, कार्यप्रणाली जो ये सब देखी जाएगी। भारत 69 पद का समर्थन करता है।
इसमें जो है L69 का समर्थन करता है। वहीं इसमें आता है फाइव आइज रिलायंस, जिसमें शेयरिंग नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंट एजेंसी के बारे में बताता है। इसमें जो एक आंख है जो देखती है कि इसको न्यूजीलैंड, इसमें पार्ट कौन सा है, न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। इन सब पे जो है ये जो गठबंधन है निगरानी का है, इसमें सिंगल इंटेलिजेंस केंद्रित होगी। फिर ओपेक प्लस जो है, इसमें क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन होगा, जो 1960 के बाद बगदाद के सम्मेलन में, इसमें 5 संस्थापक देश थे, जिसमें सऊदी, ईरान, वेनेजुला, कुवैत, इराक थे। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया था। जो ओपेक था, इसमें पहले तेल आपूर्ति के लिए उत्पाद तेजी के लिए इसमें वृद्धि की जाती थी। यह पेट्रोलियम नीतियों समन्वय प्लस उच्च स्थिर मूल्य को देखा जाता है। वर्तमान में इसमें 12 देश हैं। मध्य पूर्व के इसमें जो है वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और यूएई। अफ्रीका के इसमें है अल्जीरिया, कांगो और इक्वेटोरिया गिनी एंड गिबॉन, लीबिया, नाइजीरिया, और साउथ अमेरिका का है वेनेजुएला। वही ओपेक प्लस में है वैश्विक तेल बाजार पर अधिकार नियंत्रण जो है, इसमें बड़ा गठबंधन है। इसमें 22 देश शामिल है। ओपेक 12 और प्लस ओपेक 10 के जो प्रमुख तेल उत्पादक थे वो हैं। उसमें 10 गैर भागीदारी भी हैं, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ब्रुनई, बहरीन, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान, मलेशिया, ये सब इसमें आते हैं। 2016 के गठन इनमें प्रमुख समझौते किए गए। अल्जीरिया सक्षमता ओपेक देशों द्वारा आधारभूत संरचना द्वारा अपनाया गया। वियना समझौता में ओपेक प्लस के 11 ओपेक देशों के बीच औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हुए। तेल की कीमत में भारी गिरावट आने की वजह से इसको बनाया गया। शंघाई सहयोग संगठन, इसमें लाओस जुड़ा, इसमें जो अब लाओस को जुड़ाया गया है। इसमें 27 कंट्रीज हो गई है। 10 प्लस 27। चीन अध्यक्षता इसकी करता है। जियो पॉलिटिक्स, टेररिज्म, इकोनॉमिक को देखकर संस्थापक देशों में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है। 2017 में इंडिया प्लस पाक इसमें शामिल हुए। 2023 में इसमें ईरान, 2024 में इसमें बेलारूस, और फिर विकास बैंक की ने घोषणा भी की। 16वां ब्रिक्स मिशन आया, जिसमें दक्षिण सहयोग बढ़ा। इसमें स्थानीय मुद्रा व्यापार प्लस 16वां हुआ। इसमें उभरती विकासशील अर्थव्यवस्था का औपचारिक समूह, उसमें कोई स्थायी सचिवालय नहीं होगा। 2006 में बढ़ा। वहां 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। तो वैश्विक दक्षिण को बढ़ावा देने के लिए मूलतः इसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका थे। उसके बाद 2024 में इसमें न्यू सदस्य जुड़े, जो कि 24 में थे, वो भी सऊदी, यूएई, ईरान, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया। उद्देश्य इनका वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास करना, तकनीक, ऊर्जा को बढ़ावा देना, रोकना, और इसमें जो है इनको बढ़ाना, और उसके बाद स्थानीय मुद्रा को रोकना, बस कुछ बारे में देखना। इनका काम क्या है कि ये डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, स्थानीय मुद्रा को यूज करना चाहते हैं। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार की विविधता लाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका के डॉलर्स की संवेदनशीलता थोड़ी सी कम हो। इनका जो एक बैंक पे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो बहुपक्षीय विकास के लिए है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। बुनियादी प्लस सतत विकास के लिए इसका वित्त पोषण किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से काम करता है। ब्रिक्स से अलग यह सैन्य सुरक्षा गठबंधन ब्रिक्स का नहीं है। वहीं वैश्विक दक्षिण मंच रूप से इसकी भूमिका है। निर्णय सहमति से लिए जाते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 1949 में सैन्य गठबंधन द्वारा बना। मुख्यालय बेलारूस और बेल्जियम सामूहिक इसकी रक्षा करते हैं। आर्टिकल 5 नाटो एक एक पर हमला सबसे हमला माना जाएगा केवल एक बार लागू हुआ है, जो 9/11 के बाद इसमें 32 देश शामिल हो गए हैं। बिम्स्टेक जो है ना 1997 में बना। इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। बंगाल की खाड़ी के सारे देश इसमें सहयोग बनाते हैं। इसमें क्षेत्रीय संपर्क और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। इसका पूरा नाम बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहले। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, इसके सारे क्षेत्रीय संगठन के देश इसमें है। इसमें इंडिया, और फिर भूटान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, साउथ म्यांमार, थाईलैंड, साउथ एशिया, सभी इसमें आते हैं। बिम्स्टेक चार्टर, जिसमें 2022 की औपचारिक कानून व संस्थागत ढांचा दिया गया है। इसके स्थायी सचिवालय भारतीय क्षेत्रीय शक्ति के उभरता इसमें माने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2025 में 1945 में बना था। वहीं इसमें 6 ऑर्गेन्स हैं। इसमें मुख्यालय हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी, और इकोनॉमिक प्लस सोशल, इंटरनेशनल कोर्ट एंड रिसर्च काउंसिल, जस्टिस जो बंद हो चुका है, इनएक्टिव है। इसमें यूएन बहुपक्षवाद का मूल ढांचा संगत है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो आईसीसी 2002 में बना था। इसमें इसका काम है नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरोध, इन सब कानून द्वारा इसको रोम के कानून द्वारा इसको स्थापित किया गया है। भारत, चाइना, सऊदी, नॉर्थ कोरिया ने इसमें भी सिग्नेचर नहीं किए हैं। यूएसए, रशिया, इजराइल, ईरान इसमें सिग्नेचर की पुष्टि नहीं की है। और अर्मेनिया 2024 में जुड़ गया है। सिंधु जल संधि समझौता जो 1960 में हुआ था, भारत प्लस पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाता है।
भारत इसमें इसमें जो भारत की नदियां हैं वो रावी, ब्यास, सतलुज है, पाक, सिंधु, झेलम, चेनाब है। भारत अमेरिका के थर्ड की आर्टिकल थर्ड की तहत इसमें विशेष प्लस गैर उपभोक्तावादी उपयोग की अनुमति मिलती है। घरेलू व कृषि के इसमें जल विद्युत उत्पादन, नौवहन प्लस बाढ़ नियंत्रण से इसमें हेल्प कर सकते हैं। असहमति सुलझाने के 3 चरण है। पहले स्थायी सिंधु आयोग जो PIC, जो भारत पाकिस्तान का एक आयुक्त होता है, वो कम से कम 1 साल में 1 बार बैठते हैं। फिर तटस्थ विश्लेषण, जिसमें विश्व बैंक द्वारा नियुक्ति निर्णय बाध्यकारी होते हैं कि अगर विश्व बैंक ने बोला वो बाध्यकारी होगा। फिर मध्यस्थीय न्यायालय, इसमें एक न्यायालय भी जिसमें तटस्थ विशेष असफल हो तो विवाद कानूनी हो की तरह से सही होगा। इसमें एक एक और प्लस 7 स्थायी सदस्य की तदर्थ न्यायाधिकरण होता है और इसमें बहुमत पर निर्णय लिए जाते हैं। फिर पनामा संधि, जो कि पनामा है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में है। ये पनामा नदी है। और वहीं 1977 में इसमें 2 संधि हुई थी। पनामा की संधि, इसमें पनामा नहर संधि, जो नहर जो है धीरे धीरे हस्तांतरण जो होगी वो दी जाएगी। नहर नियंत्रण पनामा पे किया जाएगा। तटस्थता, इसमें संधि स्थायी तटस्थता जो है इसमें जो होगी वो बहुत ज्यादा गारंटीड होगी। वही इसमें यह अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये राजनीतिक मार्ग है। वर्ल्ड का इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। वर्ल्ड के इस ट्रेड में से बहुत ज्यादा एक है। 1999 में पूर्ण नियंत्रण पनामा को हस्तांतरण कर दिया गया था। भारत की सागरमाला पहल जो है ये कोई सैन्य संगठन नहीं है। इसमें सहयोग, समुद्री क्षमता को बढ़ावा देना, हिंद महासागर क्षेत्रीय सहभागिता को बढ़ावा देना और के सुरक्षा विकास करना। 2015 में बनाया गया हिंद महासागर के क्षेत्र को IOR। इसमें हिंद महासागर के तटीय राज्य शामिल है जो व्यापार, ऊर्जा, प्रवास, इसको समुद्री शिक्षा में भाग देंगे। अभ्यास ताबीज कृपाण क्या है? इसमें सैन्य अभ्यास है जो हिंद प्रशांत व द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। हर 2 वर्ष में होता है। ऑस्ट्रेलिया USA के बीच में स्थित व भारत इसकी सृजित विस्तार करता है। वहीं भूमि और इसमें क्या होता है, भूमि से समुद्र, वायु, साइबर के अंतरिक्ष में इसको संचालित किया जाता है। वहीं इसमें क्या है, यूके में इंडिया एक्सरसाइज जो पोखरण में 2025 में हुआ। ब्रिटेन व भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत नौसैनिक सहयोग, द्विपक्षीय नौसैनिक बढ़ता हुआ और उसमें नेवी का अभ्यास भी किया गया 2004 से होता है। वहीं IMCI भारतीय मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो भारत के मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ता है। ये बहुआयामी कनेक्ट करता है गलियारा है और सैन्य सुरक्षा गठबंधन नहीं है। चेन्नई और उसमें व्लादिवोस्तोक गलियारा जो यह है, ये चेन्नई से रशिया को जोड़ेगा। चेन्नई को बिल्कुल डायरेक्ट रशिया से जोड़ेगा ताकि हम समुद्री व्यापार गलियारा इन सबको बढ़ावा दे सकें। डोनडो सिद्धांत कहता है डोनाल्ड मोन्रो और ट्रम्प का आक्रामक सिद्धांत जो विदेश नीति है। डोनाल्ड ट्रम्प को कहते हैं ये पागल हो गया और ये मैगा के लिए काम करता है। मैगा यानी कि मेड अमेरिकन ग्रेट अलाइन की वजह से। ताइवान जल डमरू के बारे में है कि ये जो चाइना है यहाँ पे ताइवान है, इसके बीच में जो ये ताइवान का जल डमरू है इसके बारे में है। ये साउथ चाइना सी इस साइड है। यहाँ पे पाक और अफगानिस्तान में संघर्ष चल रहा है जिसमें ड्यूरंग लाइन के पीछे है। 1893 के बीच में ये लाइन ब्रिटिश, भारत और अफगान अमीर के बीच में खींची गई थी। पनामा नहर जो है इस साइड पे आता है। पनामा यहाँ पे है। इसका जो पार्ट है यहाँ पे अटलांटिक पैसिफिक ओशियन है और इसको 1914 में खोला गया था। साइंस एंड टेक में कनेक्टोम फल, जिसमें जो एक फल खाने वाली जो मक्खी होती है उसके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स को जोड़ता है। कनेक्टोम कनेक्ट करता है। AI का मानव जैसा है और उसको इसका काम इसलिए किया जा रहा है ताकि हम AI जैसा मानव का दिमाग इन चीजों में दे पाए। ये 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में इसको जोड़ता है। ये आज के टाइम पे ड्रोसोफिला मक्खी में किया गया है। मछली के दिमाग में बैक्टीरियाज भी होते हैं जिससे पता चलता है कि क्या पता मानव के इंसान के दिमाग में बैक्टीरियाज हो। ये बैक्टीरिया का नाम है पोलीमैन बैक्टीरिया जो मछली के दिमाग में पाया गया है और ये माइक्रोबायोम है। पियर नीदरलैंड्स के जो जीन्स है यूरोप में मिला है कि 11 अफ्रीकी आबादी में 1.2% नियर्डेंथल्स जीन प्राप्त होता है। मुद्रा स्याही में नैनो कण का यूज करने से क्या होगा? नैनो कण वो होते हैं जो उनका 10⁻⁹ होती है। वहीं उनको कर ताकि मुद्रा की कोई कॉपी ना कर सके। नैनो कण लेने पर जो छोटे स्तर में बहुत सारी चीजें में बदलाव आ जाता है। नैनो कण UV लाइट पर कलर चेंज करते हैं। चुंबकीय प्रतिक्रिया भी होती है। ये SRBIF स्टेरिटियम बिट्स फ्लोराइड एंड लेमनाइड आयनों से मजबूत चमक कर जो होते हैं बहुत ज्यादा चमकने लग जाते हैं। दुर्लभ मृदा कण धातु आयन जैसे डॉप किया गया है। ये फ्लोरेसेंट प्लस प्रकाश से सुरक्षित होते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? ये होता है झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होता है इस पर कुछ लोग जो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं उसके हिसाब से इसमें बताया गया है। पर ये आर्टिकल 20
की लिमिटेशन देता है, जिससे जैसे कि जब इंसान झूठ बोलता है तो इंसान को पसीना, क्षय, हृदय गति, रक्तचाप ये सब चेंजेस होते हैं, जिससे बता देता है कि कौन इंसान कितना झूठ बोल रहा है। ग्रीन आयरन जो जीवाश्म ईंधनों के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा से बनने वाले से यूज होता है। ये कार्बन उत्सर्जन वाला लोहा उत्पादन, इस्पात निर्यात का एक टिकाऊ यूज है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। वहीं पारंपरिक इस्पात में क्लास्ट फाइनेंस करता है और ये CO2 को बढ़ाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है और CO2 को कम करेगी। इस्पात उत्पादन वर्ल्ड का 7 से 8% इस्पात जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद लिखा है ये स्नैप एक्ट जो प्रवाल भित्ति जो पुनर्स्थान प्रौद्योगिकी है, ये प्रवालों के शरण उनके पुनर्जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। स्नैप एक्ट एक AI जैव स्याही की तरह विकसित की गई है। यह स्याही प्रवाल को नकर करके उसके रसायन को निकाल देगी, जो प्रवाल लाखों में उस पे दोबारा से बढ़ जाएंगे। फिर है स्ट्रेटिरियम जो SR आइसोटॉप विश्लेषण है। इसमें हाल ही में प्राचीन मानव के प्रवास और बस्तियों के स्वरूपों का पता लगाने के लिए इसका पुरातात्विक अध्ययनों में इसका यूज किया जाता है। SR का यूज होता है। यह प्राकृतिक तौर पर चट्टान और मिट्टी में मिल पाते हैं। फिर यह है बर्मी अजरगों में हड्डियों को पचाने वाली न्यू कोशिकाएं मिली हैं। मोर के पंख जो होते हैं प्राकृतिक लेजर गुहाओं के रूप में काम करते हैं। मोर के पंख प्रकाश को फंसा लेते हैं, वो बढ़ाते हैं। यह विशिष्ट तरंग धैर्य को परावर्तित भी करते हैं। फिर उसके बाद जो लेजर है, लेजर में जो विबग्योर है, इसमें एक जो होती है जिसमें जो विबग्योर होता है ये सारे कलर्स होते हैं और इसमें एक रंग निकाल दिया जाता है। तो ये जैसे लाल बल्ब होती है, जिसकी कोई नॉर्मल बल्ब है, उसके जो कलर्स होंगे वो टेढ़े मेढ़े होंगे और ये प्रकाश में नहीं होंगे। लेकिन जो लेजर होती है उसके सारे जो कलर्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और एक तरंग के रूप में चलते हैं। वहीं उसके बाद है जो ब्रेड है वो बासी हो जाती है क्योंकि वो हार्ड और टाइट हो जाती है। इसका कारण है स्टार्ट एथोशियन एंड स्टार्ट क्रिस्टल्स। जो स्टार्च होता है वो क्रिस्टल में बच जाता है, इसलिए अगर फ्रिज में ब्रेड नहीं रखना चाहिए, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाता है और जल्दी बासा भी हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक 5 किलोमीटर से भी छोटा होता है। ये बायोफ्लोम्स होते हैं। इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमता रहता है, प्लास्टिक की सतह की तरह होता है और सूक्ष्म जीवों का समुदाय होता है। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया कृत्रिम सूक्ष्म जीवों के एंजाइम का उपयोग करके PITNTPU ने सामान्य प्लास्टिक को तोड़ने के लिए जैविक विधियों को उन्नत किया है, जिससे उन्हें पता चला है कि कुछ प्राकृतिक एंजाइम पॉलीथीन जो टेराफ्लम्स के प्लास्टिक के पॉलिस्टर को विघटित कर सकते हैं और पेट को मजबूत करके प्लास्टिक को खा सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो बनाई गई है, हाइड्रोजन फ्रॉम हेरिटेज डेवलप करा गया है। इन्हें डेवलप किया है नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करने के लिए। जीरो उत्सर्जन करती है ये ट्रेन। वहीं पहला प्रोटोटाइप बनाया गया है नैरो गेज हेरिटेज के रूप में। यहाँ इसमें कैलाश शिमला या मैराथन रूट पर जाएगी। वहीं ये ईंधन सेल का यूज करेगी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया जाएगा। इसमें बिजली जल वाष्प ऊष्मा बनती है। वहीं गैर विद्युतीकरण मार्गों पर डीजल कम निर्भरता होगी और बैटरी के से ज्यादा ये एफिशिएंट होगा। और वहीं जो 6G होता है वो IMT कहने वाले इंटरनेट मोबिलिटी को हम 6G भी बोल सकते हैं। ये 2030 तक जो चलता है। वहीं उसके बाद LRLACM जो लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज की मिसाइल है। ये DRDO ने इसको लॉन्च किया है। पहला सफल उपजान परीक्षण किया गया है। भारत की लंबी दूरी की क्षमता को बढ़ावा देगा। ये सबसोनिक क्रूज है जो मिसाइल स्पीड पे चलता है। 3 टाइप के इंजन होते हैं, जैसे टर्बो जेट इंजन, रैमजेट इंजन्स, ऐसी रैमजेट इंजन्स। जो टर्बोजेट इंजन्स होते हैं सबसोनिक्स होते हैं, ध्वनि की गति से चलते हैं। रैमजेट इंजन जो होते हैं वो सुपरसोनिक होते हैं, वो हवा ले को फ्यूल बनाते हैं, फिर उसके बाद सबसोनिक से चलते हैं। उसके बाद RC रैमजेट इंजन जो होते हैं हाइपरसोनिक होते हैं, जो हवा को सुपरसोनिक गति से यूज किया जाता है। यह 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित में एकीकृत परीक्षण की रेंज ITR में किया गया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत है। क्रूज मिसाइल संचालित उड़ान भरती है और अपने प्रत्यक्ष पथ के दौरान पेपराजी पेपरबाजी कर सकती है। यह निर्भर सबसोनिक मिसाइल है और स्वदेशी और उसका उन्नत प्रसंस्करण है। पिनाका लॉन्चर जो फ्रांस और अर्मेनिया द्वारा सहित है। इसमें बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि ने भारत में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली पर ध्यान देने का आकर्षित किया है। इसको DRIDO ने बनाया है। इसमें 12 रॉकेट को हम 44 सेकंड्स में इसको भेज सकते हैं। पिनाका M1 जो है 40 किलोमीटर तक जाती है। पिनाका M2 जो 70 से 90 की रेंज तक जाती है। पिनाका इनहेंस्ड जो 90 रेंज तक जाती है। इसमें गाइडेड रॉकेट्स होते हैं, ट्रक पर इनको लगा के भेज सकते हैं और वो ट्रकों पर इस पर लगा के भेज सकते हैं ट्रैक करके। यह भारतीय बहु बैरल्स रॉकेट प्रणाली में वो
तोपखाना जो एक बन में एक मिसाइल की तरह फेंकता है। आईएनएस अरिघट्टा जो है भारत की रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी है, जो आईएनएस आधारित क्षेत्र में आती है। भारत के फर्स्ट स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी उन्नत उष्करण करेगी क्षेत्र में है। S3 कोर द्वारा इसमें कोड दिया जाता है, वो S5 SNB के तक चलता है। SSBN जो परमाणु पर्यंत है, जो ऐसा इसका मतलब होता है जो भूमि, जल और वायु तीनों में चल सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। ये बेसल ATV गोपनीय स्वदेशी का हिस्सा है, उसमें छुपी रहती है और इसको फिर फेंक सकते हैं। मतलब हाल में न्यूज जुड़ी है इसमें आईएनएस का अरिहंत जो S2 है 2016 में जुड़ी, NST जो अरिघाट, S3 जो 2024 में जुड़ी, एनएस अरमियन जो S4 है जो 2024 के अप्रैल में इसको जोड़ा गया। सागरिका में K4 के जो है ये 300 किलोमीटर से जा सकती है और K15 इस मिसाइल का पार्ट भी है। वहीं लंबी दूरी की ग्लाइड बल जो है इसमें LRJB जो गौरव DRDO जो रक्षा अनुसंधान एवं शिक्षा विकास संगठन R8 से 10 तक जो 2025 के SU-330 MKI में ग्लाइड करके इसमें गौरव इसका नाम रखा गया है। गौरव नाम का बम है, ये सफल संचालित कर सकता है। भारत वायु सेना में शामिल होना होगा और ये गौरव LRGB गौरव है जो इसमें इंजन नहीं लगता और ये स्वदेशी है और इसमें DRDO की M11A लेजर DIDO की प्रणाली भी इसमें आती है। जो ये है इसमें ड्रोन मिसाइल हवाई स्तरों को निष्क्रिय करने के लिए इसमें क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। भारत के उच्च ऊर्जा हथियार प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये हाई लेजर में ड्रोन इतना हाई होता है कि इसमें जो ड्रोन है वो दूसरों के ड्रोन को काट सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सस्ता भी होगा। गोल्डन डोम सिस्टम ये एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में प्रस्तावित होगा। यह तीन बढ़ते मिसाइल और ड्रोन्स के खतरे को बढ़ा मतलब बचाएगा। खिलाफ यूएसए की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया है। मिसाइल से बचाता है, ढाल जैसा काम करता है, अंतरिक्ष को भी बताता है और ढाल के इसमें काम करता है। ये रेडार है, एक अवरोधक में मिसाइल में एकीकृत किया गया है। पूर्व चेतावनी देता है, मिसाइल पहले ही रोक देता है और अगली पीढ़ी की मिसाइल होगी इसको कहा जा रहा है। पुरुष श्रेणी ड्रोन जो मेल मध्यम ऊंचाई के जो लंबे आकार में जा सकते हैं, समय तक उड़ान भरने वाले निगरानी सुरक्षा रणनीति के लिए बनाया गया है। 30,000 से 35,000 तक फीट तक जा सकता है। MQ-9 रिपर और बायो रिएक्टर इसका एग्जाम्पल है। INS निस्तार को कमीशन किया गया है। इसमें विशाखापट्टनम में अत्याधुनिक डाइविंग सपोर्ट में वेसल निस्तार को शामिल किया गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। पहला डीवीसी है। हिंदुस्तानी शिपिंग यार्ड में LTV द्वारा इसको किया जाएगा। 2 जहाजों में पहला है। पानी से चलने वाला रोबोट भी इसमें भेजा जाएगा जिसमें 300 की गहराई तक जाएगा। पनडुब्बी बचाओ अभियान की मदरशिप के रूप में ये काम करेगा। पुनर्निर्देशित मिसाइल जो फ्रीगेट हिमगिरी में आई है, भारतीय नौसेना के लिए इसको बनाया गया है। वहीं ये आत्मनिर्भर है, प्लस स्वदेशी है, प्लस ये ध्रुवपोत में इसमें मिल रहा है। इसको मील का पत्थर बोला गया है। एडवांस्ड मिसाइल है, लॉन्च कर सकते हैं इसको। और नौसैनिक युद्धपोत के बहुउद्देशीय समुद्री डिजाइन के लिए इसको डिजाइन किया गया और ये एडवांस सिस्टम से बन चलती है। फिर है VSHORDS यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि DRDO ने इसको द्वारा स्वदेशी पोर्टेबल एंड वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली इसको शॉर्ट टाइम के लिए इसको मिसाइल से बचा सकते हैं। K4 जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे समुद्री आधारित प्रतिरोध क्षमता मजबूत होगी और पनडुब्बी के दोगने वाली मिसाइल्स हैं। लंबी दूरी के हमले पर इसको किया जा सकता है। वहीं 3,500 किलोमीटर तक जाती है और ये सीधा एकदम डायरेक्ट चली जाती है, बीच में इसको कोई रुकावट नहीं होती। जिरकॉन जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रशिया द्वारा विकसित किया गया है। क्रूज मिसाइल है, इसमें स्टेमजेट इंजन से चलता है और सबसे ज्यादा जो है तेज गति से चलता है। भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल जो अगली पीढ़ी की मिसाइल है, जो मध्यम दूरी की अग्नि मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, 1,000 से 3,000 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि 6 अलग है, न्यूक्लियर M1 एडवांस्ड है और 8,000 किलोमीटर तक जा सकती है। DRDO ने बनाया है इसको, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। फिर उसके बाद आती है टोमाहोक मिसाइल, जो यूएसए की क्रूज मिसाइल है। इसमें विमान तरह उड़ता है, सबसोनिक गति से चलती है, टर्बाइन जेट और घाटे उसका यूज करती है वह। इसमें यहाँ पे इससे पनडुब्बियों को भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है, ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक टू बी सुपरसोनिक जैसा होगा। ये क्रूज मिसाइल है, ये भारत की रशिया से बना रहा है, भारत और रशिया मिलकर बना रहे हैं। इससे निर्यात बढ़ा है। DRDO की सक्रिय भूमिका है इसमें। एनजीओ के माध्यम से ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी से रखा गया है। ये द्विपक्षीय सहयोग का प्रतीक है। दुनिया की सबसे तेज परिचालित क्रूज मिसाइल में से एक है। टर्बोजेट्स जो है टर्बाइन
से चलते हैं। रामजेट्स जो होते हैं सबसोनिक स्पीड से चलते हैं। जियो यानी कि इंजन से चलते हैं, ये निश्चित होती है वही इससे चलते हैं। ये चलते हैं ये हवा का यूज़ करके इसको यूज़ किया जाता है। ये सॉलिड फ्यूल से इसको यूज़ किया जाता है। ये स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद इसके पीछे के पार्ट जो अपने आप गिर जाता है और आगे का पार्ट आगे चला जाता है। व्हाइट ड्वार्फ तारे की परिक्रमा, इसमें पहला ग्रह है जो जिसमें चट्टानी स्तर को ढूँढा गया है। व्हाइट ड्वार्फ जो है इसमें अर्थ से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और जीवन यहाँ पे समाप्त हुआ है। नॉर्डिड जो है ये सैटेलाइट कार है। इसमें कैटलॉग्स नंबर ऑफ स्टैटकैट भी इसको कहा जाता है। आर्टिफिशियल अंतरिक्ष वस्तुओं की देने वाली विशिष्ट पहचान है और इसमें नंबर देते हैं कचरों को। इसमें प्लूटो के चाँद पर CO2 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यह है मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप है। इसमें एक्सोप्लैनेट्स हैं। इसको बताया गया है कि पृथ्वी के बाहर की चीज़ों को भी दिखा सकता है। प्रोबा 3 मिशन जो इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च करा था। ये सौर विज्ञान व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का प्रतीक हुआ। ये यूरोपीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मिशन है जिसे फॉर्मेशन फ्लाइंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रणाली में 2 अंतरिक्ष यानों के लिए डिजाइन करा गया है। इसमें सूर्य के कोरोना में जाया जाएगा। 2 अंतरिक्ष यान इसमें शामिल किए गए हैं। स्पीड एक्स जो है ये मिशन अंतरिक्ष की डॉकिंग करेगा और ये 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में मदद करेगा। 2 अंतरिक्ष कनेक्ट करेगा और आसमान के टुकड़ों को इसमें जोड़ के स्पेस स्टेशन बनाएगा। नासा का पार्कर पाकर 16 प्रोब जो है 2024 में सूर्य के सबसे निकट तक पहुंच गया था, इसलिए 6.1 मील तक दूर तक जा सका है। और ये कोरोना की रिसर्च करता है। भारत की भी जो आदित्य 11 है L1 है वो भी इसी के जैसा है पर इतने तक दूर नहीं गया है। हम्बल टेंशन जो है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और ब्रह्मांड को फैलने के लिए जितने भी लोग होते हैं वो सब H2 का प्रयोग करते हैं। H2 यानी कि हब्बल कैस्टेट इसको कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक मापते हैं 2 तरीके से, दोनों ही जो है इसमें अलग-अलग आ रहे हैं, इसलिए इसको हबल टेंशन बोला जा रहा है। ये है कि टेंशन है, इसको 2 तरीके से माप सकते हैं। स्थानीय ब्रह्मांड को स्टार सुपरनोवा सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी स्टार है सुपरनोवा के जरिए मापन करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड पहला है, फिर दूसरा है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में जो बिग बैंग के बाद जो आफ्टर जो भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड था उसको मापा जाता है। फिर गगनयान जो है इसमें भारत का पहला है। भारत का पहला ऐसी चीज है जिसमें मानव अंतरिक्ष की उड़ान में स्वदेशी तरीके से भेजा गया है। 3 लोगों को इसमें भेजा है। इसमें 4,400 किलोमीटर तक जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में 3 दिनों तक इसमें भेजा जाएगा और 3 दिन में इसको भेज के फिर उसको सुरक्षित लाना भी है। इसको लॉन्च करेगा LV-M3 जो ह्यूमन रिलेटेड है। इसमें व्योम मित्र को भेजा गया है जो रोबोट है और उसकी तरंग दैर्घ्य द्रव्यमान UV की तरह है। जो साइबोर्ग है मानक के मशीन अंग में लाना 40 से 50 तक मशीन इसमें बनाना, यानी कि एलॉन मस्क जो है चिप लगाकर बिना बोले ही चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन को समझना यूज होता है, इसको देख लेना बोलना इन सब में आता है। फिर बिलियन क्वांटम प्रोसेस जो है गूगल ने हाल ही में यह पेश किया है। इसमें क्वांटम प्रोसेस की वैश्विक दौड़ का मील का पत्थर है। इसमें चीप स्टेबल में आम क्यूबिट पर आधारित तेज गति से काम करता है। इसमें 1000 लाख गुना तेज है और ये स्टेबल होता है, स्टेबल कम है। जिसकी बिट है और पॉइंट है, इन दोनों में क्या फर्क है? जो बिट होता है वो 0 से 1 0 पे ऑन होता है और 1 पे ऑफ होता है। सॉरी 0 से ऑफ होता है, 1 पे ऑन होता है। वहीं ऑन ऑफ होगा तो कितनी बार भी जितनी बार होगा वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होगा, गणना करेगा और इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होगा। लेकिन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ये ऑन ऑफ को एक बार में बता सकता है और ये इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के आधारित होता है और ये 0 वक्त और 1 ही वक्त में बता सकता है। सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट एक ही बार में सब कर सकता है और कम से कम टाइम में। एलिगेंट ये होता है ये एक एटम दूसरे एटम में कितनी भी दूर कर दो तो यह एक बदलाव होगा और दूसरे में भी होगा। एकदम जुड़वा की तरह होता है, एकदम जुड़वा की तरह काम करता है। अगर एक में बदलाव हुआ तो दूसरे में भी होगा। वहीं जो ये चीज है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकती है। मूलभूत AI जैसे ChatGPT जेमिनाई ये 70 से 80% मानते हैं लोग, पर जनरेटिव सिस्टम होता है ये चीजों को बना सकते हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है? ये VR और AR में होती है, लेकिन XR जो है 2 प्रकार की होती है। एक VR जिसमें वर्टिकल रियलिस्टिक होता है जो असली है उसको जो असली ना हो। वहीं जो AR होता है उसमें समान भौतिक रूप से कहा जाए जिसकी रियल पर वास्तविक चीजों को दिखाया जाता है और ये वर्चुअल होता है। लेकिन XR जो है इसमें ये VR भी है और AR इन दोनों को मिला के बनाया गया है। डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट है। इसमें वास्तविक दुनिया की आभासी चित्र की तरह होगा जिसमें चीजों को वर्चुअल तरीके से 3D तरीके से दिखाते हैं और उसमें सेंसर्स होते हैं जो वास्तविक समय डेटा को एकत्र करता है उसको 360 डिग्री में दिखा सकेगा कि आसपास क्या हो रहा है। जो निसार है ये नासा और इसरो दोनों का बनाया गया है। ये पहल ऐतिहासिक तरीके से बनाया गया है। इसमें डुअल बैंड है जिसमें दुनिया का पहला ऐसा मिशन है
जिसमें 2 लोग मिले हैं, प्लस इसमें एल बैंड नासा का है और एस बैंड इसरो का है। इसमें रडार फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा, ये ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और तस्वीर लेगा, ये पूरी पृथ्वी का मानचित्रण करेगा। GSL 45 जो है ये मार्क 13 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। भारत के समुद्री